Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. So students, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि 12 जैन 2025 से जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी है कराची में, उसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कल से इंशाल्लाह जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं. सो उनके अंदर क्या रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं. कंप्यूटेड जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वैसे तो पेपर एक पूल ऑफ क्वेश्चन में से आएगा, रैंडमली क्वेश्चन शफल होके आएंगे. ये क्वेश्चन पेपर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट सिमिलर टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन टुमारो एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स इंशाल्लाह. सो आज के लेक्चर में हम लोग इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जो एनालिटिकल रीजनिंग है, जिसको आप वर्बल रीजनिंग कहते हो, उसके जो रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम ओवरव्यू करेंगे. डू वॉच देम आउट, डू प्रैक्टिस देम आउट फॉर योर टेस्ट. इंशाल्लाह दे विल बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू एंड दे विल श्योरली हेल्प यू इन योर टेस्ट एट जो साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं कराची कैंपस में, लाहौर कैंपस में या इस्लामाबाद कैंपस में. जो साइकोलॉजी के एडमिशन हैं, चाहे वो अंडर ग्रेड ऑफ साइकोलॉजी है यानी बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी के एडमिशन हैं, चाहे आप मास्टर्स या एमफिल लेवल के ऊपर साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई करें हो, सो बैचलर्स एमएस ये आपको हेल्प आउट करेगा. सो बिफोर स्टार्टिंग टू द लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, आई एडवाइज देम कि वो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट करें, क्योंकि 50% आपके पास इंग्लिश है और उसके अंदर वही बेसिक चीज़ें होंगी. एक मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको देख सकते हो. सो 50 क्वेश्चन इंग्लिश में से होंगे. सबसे पहले आपने इंग्लिश को अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आप जीके को अटेम्प्ट कीजिएगा एंड लास्ट में आपने एनालिटिकल को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा. इन एनी केस आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग टेस्ट में नहीं है. आपका अगर करेक्ट आंसर होगा, मार्क्स इन एनी केस मिलेंगे. तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो भी आपने उसको लाजमी मार्क करना है ताकि आपको मार्क्स मिले. ये एक ऑर्डर है जो कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स ने आई प्रेफरेबली जो है वो फॉलो करना है इंशाल्लाह. इससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है. एक्यूट का वर्ड जो है वो इस दफ़ा फेज 2 के लेक्चर्स के फेज 2 के सीबीटीज के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया. इसका सिनोनिम भी पूछा गया, एंटोनिम भी पूछा गया. सो एक्यूट का मीनिंग होता है शार्प या इंटेंस. मैंने जो एमसीक्यू बनाया हुआ उसमें आपके पास इसका मीनिंग शार्प बनता है. फोर्टिफाइड का मीनिंग पूछा गया. फोर्टिफाइड मीन्स टू स्ट्रेंथन. प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट का मीनिंग होता है somebody who is very expert और is very skilled. एंटोनिम पूछा गया था फिर पेंसिव का. पेंसिव का मतलब ये होता है कि आप किसी बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स के अंदर हो. केयर फ्री यानी आप थॉटफुल नहीं हो, आपको कोई थिंकिंग नहीं है. एंटोनिम ऑफ अक्यूट पूछा गया. एंटोनिम ऑफ अक्यूट जो है वो डल है. इन सम केसेस स्टूडेंट्स वाज टेलिंग मी कि ऑब्ट्यूज की ऑप्शन थी, तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. सवेयर होता है अक्यूट का मीनिंग डल. अगर आप पास इंग्लिश में है, इसका एंटोनिम है तो वो डल होगा. प्रोवर्ब बेस्ड कुछ सेंटेंस कंप्लीशन थी. डैट वाज हेस्ट मेक्स वेस्ट, एक ये बनता है इसका सेंटेंस. अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट पूछा गया था आपसे. द न्यू पॉलिसी विल अफेक्ट द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी. इफेक्ट होता है किसी भी चीज़ का, इम्पैक्ट क्या होता है. ये जो है यहाँ पे इम्पैक्ट के फॉर्म में आ रहा है. दिस मीन्स इम्पैक्ट. दूसरा इफेक्ट जो है वो रिजल्ट के फॉर्म में होता है. द मेजर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द टीम्स मोरल. इस तरह की चीज़ें हैं. सिर्फ इस लेक्चर को रिवाइज नहीं करना, बल्कि जो लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन के लिंक जिन लेक्चर्स के उनको आपने लाजमी थॉरली रिवाइज करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए. जनरल नॉलेज के ऑल दो क्वेश्चन आगे जाके डिटेल्ड हैं आज के लेक्चर में, लेकिन ये एक बीच में क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. अब हम चलते हैं, हमारा जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है उस पर आज के लेक्चर का, और उसके बाद एनालिटिकल के सेक्शन के ऊपर चलेंगे. आपका अभी रिसेंटली फेज 1 के एग्जाम्स हुए थे या फेज 2 का एग्जाम अभी तक जिन डिग्री प्रोग्राम्स का हो चुका है कंडक्ट, उसके रेलिवेंट ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं. अब जो हमारा साइकोलॉजी का पेपर होने जा रहा है उसके लिए दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि बैरिया का सीबीटी सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि रिपीटेड क्वेश्चन उसके अंदर एडेड हो सकते हैं. एक लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका टाइटल है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट सीबीटी एग्जाम्स ऑफ बैरिया यूनिवर्सिटी. उसको आपने लाजमी देखना है. बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया है कि फेज 2 के अंदर और फेज 1 के अंदर उनके क्वेश्चन वहां से रिपीट हुए थे. वो रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल है.
एक बात आपने याद रखनी है कि जनरल नॉलेज फैक्चुअल नॉलेज है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को नहीं करके जाना जो मैंने आपको करवाए हैं। सिलेबस आपके पास बहुत ज़्यादा है, सिलेबस के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि इन सब चीज़ों को देख के जाना है। बट जो क्वेश्चन अभी फिलहाल फेज़ 2 का टेस्ट जितना अभी कंडक्ट हो चुका है, तो उसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन और कल के पेपर में इंशाल्लाह रिपीट हो सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। मोस्ट रिपीटेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, लाजमी उसको कवर करना है, उसमें से कोई क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। जनरल नॉलेज बैरिया के अंदर कहीं से भी आ सकता है, पाकिस्तानी जनरल नॉलेज भी होता है, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज भी होता है, करंट अफेयर से रेलिवेंट भी चीज़ें होती हैं। रिलीजियस जनरल नॉलेज नहीं होता। किसी स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन था कि क्या कोई रिलीजन से रिलेटेड भी जीके के अंदर क्वेश्चन होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, यूजुअली नहीं होते। ठीक है। और आपके पास फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं आपके पास। तो अभी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फेज़ 2 के हुए हैं, उसके अंदर सबसे पहले पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका नेम इज जस्टिस शाहजहां फरीदी। अलॉन्ग विद दैट अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज इन द पेपर कि आपके पाकिस्तान के सब के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनका क्या नाम था। तो सर अब्दुल रशीद जो थे, सर जस्टिस अब्दुल रशीद जो थे, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी आपने याद रखना है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पूछा गया है अभी तक फेज़ 2 के रिपीटेड क्वेश्चन में से जनरल नॉलेज के। तो वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बोथ बाय लैंड, लैंड भी ये वाइज भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, एंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यानी दुनिया का पॉपुलेशन वाइज भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो ये दोनों टाइटल जो है वो वेटिकन सिटी के पास ही हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? So largest part of human brain is known as cerebrum. What is the largest gland in human body? So the largest gland in human body is liver. अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड आए हैं। ये क्वेश्चन यूं भी आता रहा है कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में। सो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर है। और जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन या लार्जेस्ट ऑर्गन आपको कहोगे वो स्किन है, कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। लैक्टोमीटर किस लिए यूज करते हैं? लैक्टोमीटर इज यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। सो मिल्क को चेक करने के लिए यूज होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क को ही कहा जाता है, सो लैक्टोमीटर वहां से वर्ड निकला है। वेरी सिंपल क्वेश्चन वाज आल्सो। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आए कि जी हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? सो देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी ह्यूमन बॉडी में है? वो दैट इज इन द एयर स्टेप्स जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट और द टाइनिएस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। who was the first who is the बल्कि होना चाहिए, because she currently is the justice of the Supreme Court of Honorable Supreme Court of Pakistan. So who is the first female judge of Pakistan? So Justice Aisha Malik is the first female judge of the Supreme Court of Pakistan. So question ये था कि which is the who is the फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। सो सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट फीमेल जस्टिस है पाकिस्तान की, जस्टिस आयशा मलिक हैं। हु डिस्कवर्ड इंडिया? वास्को गामा हैड डिस्कवर्ड इंडिया। सो इसके साथ ये क्वेश्चन ये था कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका? सो क्रिस्टोफर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। सो दीज टू क्वेश्चन आर देयर इन द एग्जाम। सो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था और वास्को गामा ने जो इंडिया जो है वो डिस्कवर किया था। दोनों जो थे वो ट्रैवलर्स थे। वास्को गामा वाज द पोर्चुगीज ट्रैवलर। How many countries are the members of SAARC? There are 8 countries who are member of SAARC. व्हाट इज द मोस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? अब थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा है, बट देखें डेजर्ट तो ड्राइएस्ट ही होते हैं, वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। बट ऐसा डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल ही ना होने के बराबर बारिश होती है, सबसे ज़्यादा लेसर रेनफॉल कंसिडर की जाती है, दैट इज अटैकामा डेजर्ट इन दैट इज इन चिली। सो एनीवेज इसका आंसर ये बनता है कि जनरल मोटर्स वॉज द मोस्ट बजटेड, यानी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट जिस कंपनी ने 1990s के डेकेड में किया था वो जनरल मोटर्स थी। तो परेशान होने की बात नहीं है, बीच में फैक्चुअल नॉलेज है तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है कि जो ऐसा लगता है कि बंदा इसको कैसे सॉल्व करेगा। सो एनीवेज क्वेश्चन सारे आपने सॉल्व करने हैं बैरियर के टेस्ट के अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना। व्हाट इज द मोस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड? सो डेलथोपिया इज द मोस्ट हैबिटेड इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे लोग रहते भी हैं, और मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस प्लेस है इन द वर्ल्ड। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के, उनको आपने थॉरली रिवाइज करना है अपने कल के साइकोलॉजी के टेस्ट से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह उसके अंदर से चीज़ें जो हैं वो आएंगी। 1970 में शाहीन इन अर्न ₹10 million in hotel business. By 1990 the revenue doubled and it reached 2000, and in 2000 the revenue doubled and in 2000 reached the sum of ₹40 million. तो शाहीन इन एक रिजॉर्ट है जहाँ पे आपके पास
उन्होंने 1970 के अंदर ₹10 मिलियन जो है वो अर्न किए हैं। सो ₹10 मिलियन उन्होंने 1970 के अंदर अर्न किया है। 1990 तक उनका जो रेवेन्यू था वो डबल हो गया था, यानी 10 मिलियन से उनका रेवेन्यू इज इंक्रीज टू 20 मिलियन, डबल हो गया। एंड इन द 2000 it reached the sum of ₹2 million. So in the year 2000 their revenue अगेन डबल्ड फ्रॉम 1990 टू 20 मिलियन से इंक्रीज करके 40 मिलियन हो गया। ईच आर द फॉलोइंग इफ ट्रू मे एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द होटल बिजनेस एक्सेप्ट। तो ये कह रहा है कि जो नीचे गिवन ऑप्शन है उसके अंदर जिन बातों को ट्रू कंसिडर किया जाए, तो ऑल दोज थिंग्स आर सपोर्टिंग द गिवन स्टेटमेंट इंस्टेड एक्सेप्ट। सो कौन सी चीज जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है? तो द नंबर ऑफ होटल रूम्स हैज इंक्रीज, नहीं ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है, हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा। सो अगर होटल रूम्स इंक्रीज करेंगे तो मोर कस्टमर्स आएंगे, मोर कस्टमर्स आएंगे तो रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट जो कि इसको सपोर्ट नहीं कर रही, इसके अगेंस्ट है। एवरेज कॉस्ट पर रूम हैज़ इंक्रीज्ड। सो एवरेज कॉस्ट पर रूम हैज़ इंक्रीज, जो कॉस्ट पहले कस्टमर की थी, ठीक है, वो जो है इंक्रीज होगी है, यस, उससे भी रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा। वी नीड टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज जो हो रहा था उसको सपोर्ट नहीं बेसिकली कर रही, यानी ऑल द स्टेटमेंट्स आर सपोर्टिंग द गिवन सिनेरियो एक्सेप्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज फ्रॉम 1970 टू 1990। देखिए ये भी सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट इस तरह से कर रहा है कि अगर कस्टमर इनटेक आपकी इंक्रीज होगी तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। एवरेज स्टे पर कस्टमर इज इंक्रीज, अगेन अगर लोग ज़्यादा दिनों के लिए रुकेंगे तो उससे भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो कौन सी एक स्टेटमेंट जो कि इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही है कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, वो है द एवरेज प्राइस ऑफ द कस्टमर सर्विसेज हैज इंक्रीज। सो आपकी जो एवरेज प्राइस है कस्टमर सर्विस की वो अगर इंक्रीज हो जाएगी तो आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बेसिकली रिड्यूस होंगे, आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी थी जो कि गिवन स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हैं बाकी स्टेटमेंट्स, लेकिन एक स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, और वो स्टेटमेंट ये है। क्योंकि अगर आपकी एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर बढ़ जाएगी, यानी जो चीज़ आप पहले कस्टमर को ₹1000 की दे रहे थे, अगर आप उसकी कॉस्ट बढ़ के लेट से ₹2000 हो गया तो आपके प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डाइटिशियंस क्लेम दैट दोज पीपल हु सीक हेल्प टू क्विट द हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग आर अनएबल टू स्टॉप ओवर हीटिंग। सो डाइटिशियन ये क्लेम करते हैं, स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि डाइटिशियन ये क्लेम करते हैं कि वो लोग जो कि ओवर ईटिंग की हैबिट को स्टॉप करने के लिए हेल्प लेते हैं किसी की, वो ओवर ईटिंग की हैबिट को ख़त्म नहीं कर पाते, दे आर अनएबल टू स्टॉप ओवर ईटिंग। Therefore, the doctors have concluded that the success in breaking such habit is rare. A large scale survey shows that 1,000 people have quit the habit of overeating. If both of the statements above are correct, an explanation that resolve the apparent contradiction is। देखिए दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। पहली स्टेटमेंट के अंदर आपको ये कहा जा रहा है कि डाइटिशियंस ये क्लेम करते हैं कि जो लोग डाइटिशियंस की या न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेते हैं टू स्टॉप द हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग, वो अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट को स्टॉप नहीं कर पाते। ओवर ईटिंग की हैबिट खत्म करना बहुत ही रेयर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि लास्ट के सर्वे ने ये शो किया है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं उन्होंने हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग जो है वो क्विट कर दी है। सो अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन तो है, क्योंकि एक की बात ये थी कि ओवर ईटिंग की हैबिट खत्म नहीं हो पाती, दूसरी ये थी कि सर्वे ने एक कंडक्ट हुआ जिसमें ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि थाउजेंड ऑफ पीपल हैव क्विट द हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व कौन सी स्टेटमेंट करी है? डाइटिशियन डू नॉट वर्क सीरियसली सो द पीपल नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व नहीं कर रहा। द सर्वे वॉज कंडक्टेड एट ओनली द पोस्ट एरियाज ऑफ बिग सिटीज, सो इट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग सैंपल, ठीक है, बट द कॉन्ट्रडिक्शन नॉट रिजॉल्व। विल पावर प्ले विल पावर प्लेज एन वाइटल रोल इन सक्सेस टू क्विट सच हैबिट्स, यस विल पावर तो प्ले रोल करती है अपना, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन को जो दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एक लिंकेज क्रिएट कर रहा हो, यानी अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट कंसिडर करते हैं, वो ये कह रहा था, तो कौन सी बात इस कॉन्ट्राडिक्शन को मिटिगेट कर देगी, खत्म कर देगी? पीपल नीड मोर फूड, बट इस कॉन्ट्राडिक्शन को तो रिजॉल्व नहीं करा। दो जो सक्सीडेड इन क्विटिंग द ओवर ईटिंग हैबिट डिड नॉट गो टू द डाइटिशियंस फॉर ट्रीटमेंट, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डाइटिशियंस डाटा, यस। अब डाइटिशियंस का डाटा ये कह रहा था कि लोग ओवर ईटिंग की हैबिट को ख़त्म नहीं कर पाते, जबकि सर्वे ये कह रहा था कि ओवर ईटिंग की हैबिट जो है वो लोगों ने ख़त्म की है, बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड ऑफ पीपल ने। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन इस स्टेटमेंट से खत्म हो रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर ए बी सी डी ई के बजाय ए बी सी और डी सिर्फ ऑप्शन हों। तो एक इस बात का आपने ख्याल रखना है कि राइट क्वेश्चन कहाँ पे मार्ड है। आपने ऑप्शंस के रट्टे नहीं लगाने हैं, आपने स्टेटमेंट्स को देखना है, क्वेश्चंस को देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 एजुकेशनल फिल्म्स A B C D and E आर shown to a group of students. The films are shown in a particular order which confirm the following conditions. सो 5 एजुकेशनल फिल्म है जिसमें A B C D और E है. दीज फिल्म आर शोन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. और उस ऑर्डर के लिए कंडीशंस क्या हैं? ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी, सो ए ने सी से पहले प्ले होना है. बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी, बी ने डी से पहले प्ले होना है. ई शुड नॉट बी द फिफ्थ फिल्म, ई जो है वो फिफ्थ फिल्म नहीं हो सकती. क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर शोइंग द एजुकेशनल फिल्म, सो विच वन इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर शोइंग द फिल्म? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है आपको A C B D and E. अब ए सी से पहले है, बी भी डी से पहले है, ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि ई शुड नॉट बी द फिफ्थ फिल्म. यहाँ पे ये तो फिफ्थ पोजीशन पे आ रही है. A C D E and B, अगेन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये कंडीशन थी कि बी फिल्म ने पहले प्ले होना है डी फिल्म से, तो वो फिल्म वो जो है कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हो रही है. यहाँ पे उसने डी को पहले प्ले कर दिया, बी को बाद में प्ले कर रहा है. B D C A and E, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो सी ए से पहले प्ले हो गया है इसलिए रॉन्ग है, और ई फिफ्थ फिल्म में तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा. B D E A and C, अगर आप इसको देखेंगे तो बी डी से पहले प्ले हो गई है, सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड है. ई इज नॉट द फिफ्थ फिल्म, ई थर्ड पे आ गया है. ए इज प्लेड बिफोर सी, वो भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल्ड है. सो ऑप्शन डी इज फुलफिलिंग ऑल दीज कंडीशन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट्स वाले. दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो एक बात आपने याद रखना है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन शफल होके आते हैं, रैंडमली आपकी स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन ये आज के रिपीटेड क्वेश्चन है. तो आपने प्रैक्टिस करके जाना है, क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना, ये बात मैं फिर बता रहा हूँ. कैन इन हाउ मैनी वेज 8 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड एट अ राउंड टेबल if two particular persons must not sit next to each other. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक राउंड टेबल है, सो राउंड टेबल में आपने 8 लोगों की अरेंजमेंट करनी है, और उन 8 लोगों की अरेंजमेंट आपने इस तरह से करनी है कि दो पर्टिकुलर लोग जो हैं वो एक साथ ना बैठें. हम क्या करते हैं, हम टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं कि वो पर्टिकुलर लोग जो हैं वो साथ बैठे हुए हैं, तो उनके ना साथ बैठने की, दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर की कंडीशन आपके पास आ जाएगी. तो जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, अगर 8 लोग बैठ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी n-1 फैक्टोरियल. तो अगर 8 लोगों की अरेंजमेंट है, तो दिस विल बी n-1 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास. राइट. तो 7 फैक्टोरियल द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया. 7 फैक्टोरियल इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1. दे आर 5040. जब कोई दो लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, तो अब ये तो दोनों फिक्स हो गए, तो दे विल बी काउंटेड एज वन एंटिटी. 2 3 4 5 6 एंड 7, इन इन लोगों के साथ बैठने की जो आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दे विल बी n-1. n-1 इन दिस केस विल बी 6 - 1 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल इज 720. सो 720 आता है आपके पास 6 फैक्टोरियल. अब दो दफा ऐसी कंडीशन है कि दोनों लोग साथ बैठे हैं, अगर ए यहाँ पे थे बी यहाँ पे थे, एक कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन है कि बी यहाँ पे थे और ए यहाँ पे थे, हमने इनको पक्का फिक्स कर दिया. तो 720 into 2 कर लिया मैंने यहाँ पे. 1440 वो कंडीशन आएंगे जिसमें वो दो लोग साथ बैठे हुए हैं. 5040 टोटल कंडीशन है कि जितने लोग अरेंजमेंट्स हैं कि जितने लोग आपके साथ बैठ सकते हैं ऑन द राउंड टेबल. एंड 1440 में वो है कि जिसमें वो दो पर्टिकुलर लोग साथ बैठे हुए हैं. आप इनको माइनस करोगे, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास. द डिफरेंस विल बी 3600, विच विल बी योर आंसर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रावलपिंडी सिटी काउंसिल स्टार्टेड अ पब्लिसिटी कैंपेन फॉर कनेक्टिंग द पीपल टू यूज द फॉर कन्विंसिंग द पीपल टू यूज द, इसको आप कन्विंसिंग कर लो, फॉर कन्विंसिंग द पीपल टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन देयर ओन ट्रांसपोर्ट इन द सिटी. 2 months later, there was a decrease in private transport on the road in the mid-city area. The city council claimed that their publicity campaign was successful to convince the people to leave their cars at home and ride the city bus to work. Which of the following if true create the most serious doubt on the conclusion drawn above? So ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवाए हुए हैं अपने जो प्रेप सेशंस हैं उनके अंदर, मैंने आपको ये सॉल्व करवाए हुए हैं, लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है. तो सेम क्वेश्चन वहीं से आज के से रेलिवेंट मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ था कि जी रावलपिंडी सिटी काउंसिल जो है उसने एक पब्लिसिटी कैंपेन की लोगों को इस बात पे पुश करने के लिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें यूज़ करना. 2 months के बाद
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ में इजाफा हो गया। तो सिटी काउंसिल ने क्लेम किया कि हमारा जो पब्लिक सिटी कैंपेन थी दैट वाज सुपर सक्सेसफुल। अब हमने वो बात बतानी है कि विच आर द फॉलोइंग ऑफ ट्रू, कौन से स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू कंसीडर करोगे तो दैट विल क्रिएट डाउट ऑन द कंक्लूजन। देयर वाज अ सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ सीएनजी, नो। The busiest roads of the city have been damaged because of the continual floods in Nala Leh for the last 5 months। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास पेपर में नहीं है। मैंने पहले भी बताया वैसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है कि आपने सिचुएशन में अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो सिचुएशन गिवन है, जो स्टेटमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, उससे आपने स्टिक रहना होता है। पीपल आर बिजी नॉट टू ब्रिंग व्हीकल्स ऑन द रोड, यस। ये एक बात हो सकता है कि आपकी रोड्स के ऊपर रश ज़्यादा हो, इसकी वजह से लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया रादर देन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जिससे आपका जो उनका क्लेम है वो फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि उनका तो क्लेम ये था कि हमारी पब्लिसिटी कंपेन की वजह से लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसका इंटरेक्ट स्पीच था। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट होगा, सेड है यहाँ पे वॉज आ जाएगा, सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। डेट स्पीच पूछा गया था, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो ये आ जाएगा शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास आई हैड कंप्लीटेड कंप्लीटेड माय होमवर्क हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस वन वाज इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। डैश द क्रॉप्स बट द डैश विल बी टेम्पररी। ठीक है, सॉरी, द हेवी रेन्स विल। Like, comment, and subscribe.